आज है 4 जुलाई 2020, दिन है शनिवार। शुरू करते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का मॉर्निंग न्यूज सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कुछ एग्ज़ाम्स जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में होने थे। ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट की परीक्षा जो कि 26 जुलाई को होनी थी, अब एक नई डेट आ गई है 13 सितंबर। और जेईई मेंस इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसकी जो डेट थी वो 18 से 23 जुलाई थी। और अब ये परीक्षा करवाई जाएगी 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में। और AKTU SEE एग्ज़ाम डेट थी 2 अगस्त, जिसे बदल कर अब कर दिया गया है 20 सितंबर। CTT परीक्षा भी पोस्टपोन हुई है, नई डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जो कि पोस्टपोन हुए हैं, और कुछ की डेट आई है, उनमें CTET की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर हम SEE एग्ज़ाम के बारे में। तो प्रदेश की इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए 2 अगस्त को प्रस्तावित राज्य प्रवेश परीक्षा अब 20 सितंबर को होगी। तो इस प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 1,52,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शुक्रवार देर शाम जब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेन और एडवांस परीक्षा टालने और जेईई मेन 1 से 6 सितंबर, एडवांस को 27 सितंबर के साथ आयोजित करने की घोषणा की, तो इसके साथ ही SEE करा रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU ने भी SEE की डेट 20 सितंबर कर दी है, जो कि पहले 2 अगस्त थी। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि एक दिन पहले रेलवे ने शुक्रवार को आश्वासन दिया था कि रेलवे में नौकरियां नहीं जाएंगी, हालांकि कुछ कर्मचारियों के पद में बदलाव संभव हो सकते हैं। जब एक दिन पहले यह नोटिस जारी हुआ था कि 50% रिक्तियां खत्म कर रहे हैं और नए पदों को बनाने पर रोक लगाने का फरमान था। तो ये नोटिस आप लोगों ने देखा होगा। रेलवे बोर्ड के महानिदेशक आनंद S खाटी ने कहा कि रेलवे अपने कर्मचारियों का सही इस्तेमाल करेगी, उनको निकालेगी नहीं, पदों को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के मुताबिक कर्मियों को ट्रेनिंग देकर कौशल विकसित किया जाएगा और उनका नए काम में इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें निकाला नहीं जाएगा। सुरक्षा श्रेणी के पदों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे अब भी सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहेगा, इसको लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। हम कौशल को बढ़ाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बृहस्पतिवार के आदेश में गैर जरूरी खाली पदों को खत्म करने और नए पद बनाने पर रोक लगाई गई है। यानी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो NTPC की भर्ती थी, वो भर्ती, उनमें पदों की संख्या कम होगी या भर्ती रद्द होगी, तो ऐसी बात नहीं है। NTPC में जितने पद थे, परीक्षा अपने समय से करवाई जाएगी, भर्ती अपने समय से होगी, बशर्ते कि अब नई नियुक्तियां जब होंगी तो उनमें कुछ पद नहीं रहेंगे, यानी कि अब जो भर्तियां होंगी वो कुछ कम पदों पर होंगी। ठीक है, तो NTPC को लेकर आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा, अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहिए। और यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन का इंतज़ार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में ही कराकर अंत तक परिणाम जारी होता रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि बोर्ड प्रशासन को इसका प्रस्ताव भेज चुका है और आवेदन की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की संभावना है। तो असमंजस में बहुत सारे लोग हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन बोर्ड प्रशासन हाई स्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा पहले भी कराता रहा है और उसमें परीक्षार्थियों की सीमित संख्या होती थी। पहली बार इंटर में भी कंपार्टमेंट का इम्तहान होना है और इसके लिए 35,000 से अधिक अभ्यर्थी अर्ह हैं। तो देखना ये होगा कि अब ये परीक्षा किस प्रकार से होती है। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी उसके अगस्त में शुरू होने की संभावना है। और फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब 7 जुलाई को ही होगी। तो यहाँ पर 9 जून के ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए टीम की तरफ से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई गई थी और ऋषभ मिश्रा एंड अदर की ओर से लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जिस उत्तर कुंजी प्रकरण याचिका पर स्टे दिया था, उसकी ही सुनवाई अब 7 जुलाई को होनी है। तो अब ये जो सुनवाई है वो 7 जुलाई को होनी है और ये वही प्रकरण है उत्तरमाला वाला, जिस पर ऋषभ मिश्रा एंड अदर की ओर से याचिका दायर की गई थी। तो इस पर सुनवाई अब होनी है 7 जुलाई को। हालांकि 7 जुलाई को बहुत सारे मैटर पर सुनवाई होनी है, तो 7 जुलाई का दिन कुछ मामले में बहुत ही खास रहेगा। और लोक सेवा आयोग में
जो सदस्य थे अब उनकी भरपाई धीरे धीरे हो रही है, नए सदस्यों की नियुक्ति भी की जा रही है। फिलहाल अभी भी कुछ पद यानी कि लगभग 3 पद अभी भी रिक्त हैं। तो शासन ने किशनवीर सिंह साक्य, कल्पराज सिंह और प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी को यूपीपीएससी का सदस्य नियुक्त कर दिया है। शुक्रवार को तीनों सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़कर अब हो गई है कुल 5। तो अब सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 5 हो गई है। और अब ये भी उम्मीद है कि 2018 पीसीएस का जो इंटरव्यू है उसका कार्यक्रम भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो अभी कुछ पद और भी यानी कि लगभग 3 पद अभी रिक्त हैं। और इसी के साथ नए सदस्यों के आने से इंटरव्यू का रास्ता भी साफ हो गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों के ज्वाइन करने से पीसीएस 2018 के इंटरव्यू का रास्ता साफ हो गया है। यूपीपीएससी जल्दी इंटरव्यू का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसे में पीसीएस 2018 का अंतिम चयन परिणाम पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के आयोजन से पहले जारी होने की उम्मीद है। और इससे क्या होगा कि पीसीएस 2019 के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। 3 नए सदस्यों की नियुक्ति से पहले आयोग में केवल 2 सदस्य रह गए थे, अब कुल मिला के 5 सदस्य हो गए, तो आसानी से अब इंटरव्यू करवाया जा सकता है। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि अब आयोग में भी सदस्यों की संख्या का जो कोरम है वो पूरा हो रहा है। और इसी क्रम में 6 जुलाई तक बंद रहेगी जिला अदालत। बात हो रही है यहाँ पर इलाहाबाद जिला न्यायालय खोले जाने को लेकर संशय बरकरार है। पहले 3 जुलाई को खोला जाना था, मगर अब 6 जुलाई तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि न्यायालय प्रशासन की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री का कहना है कि हॉटस्पॉट परिधि में आने के बाद 12 जून को जिला न्यायालय बंद किया गया था। इसे 3 जुलाई को खोला जाना था, इसकी तैयारी भी चल रही थी, मगर एसएसपी कार्यालय के कंटेनमेंट जोन में आने के बाद अदालत खोलने का निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है। मंत्री राकेश दुबे का कहना है कि एसएसपी कार्यालय में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद निर्णय में बदलाव किया गया है। 6 जुलाई तक फिर से न्यायालय बंद किया गया है, लेकिन यह 6 जुलाई को ही स्पष्ट हो जाएगा। तो वहीं जिला न्यायालय ने अधिवक्ता यतीन निर्मित सहित कई अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला न्यायालय को अभी खोला जाना खतरे से खाली नहीं है। और दोस्तों, इसी बीच खबर ये है कि प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर आज फैसला आ सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओली सरकार पूरी तरह से चीनी नियंत्रण में काम कर रही है और नेपाल पर चीन के प्रभाव का असर नेपाल की सेना पर भी पड़ा है। चीन ने नेपाली सेना को चीनी टेंट समेत कई साजो सामान मुहैया कराया है। नेपाल ने एपीएफ के लिए इन्हीं टेंटों को लगाया है। इन पर चीनी भाषा में कुछ लिखा था। जब स्थानीय पुलिस और एसएसबी ने पड़ताल शुरू की तो नेपाली पुलिस ने इसकी जगह एपीएफ लिख दिया। इन टेंटों में बैठे नेपाल प्रहरी का व्यवहार भी चीनी सेना की तरह बर्बर हो गया है। तो फिलहाल आज देखना ये होगा कि शाम तक ओली सरकार बसती है या समाप्त होती है, मतलब जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओली सरकार के आने के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्ते काफ़ी जो है तल्ख होते चले गए हैं। और अब ओली सरकार ने जो भारत विरोधी कदम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने भारत के कुछ हिस्से को अपना हिस्सा दिखाते हुए एक नया मैप जारी किया और उसके बाद तमाम तरीके के विवाद स्टार्ट कर दिए, तो उसको देखते हुए यही माना जा रहा है कि नेपाल की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करे। तो फिलहाल आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ओली के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर ये है कि वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने के लिए कोरोना फ्री होना ज़रूरी। भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए ईजाद कर ली गई है और उसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और इसका पहला डोज स्वयं भारत बायोटेक कंपनी के चेयरमैन ने लिया है और उन्होंने कहा कि हम जो स्वस्थ लोग हैं सिर्फ उन्हीं पर इसका ट्रायल कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या जो वृद्ध हैं जिनकी अवस्था 65 साल से ऊपर है, तो उन पर हम ये ट्रायल नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि उनके बॉडी के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो बनी या नहीं बनी। डेडलाइन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकती है। वे वैक्सीन के परीक्षण पर जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन परीक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं के तहत परीक्षण किया जा रहा है। यह सामान्य प्रक्रिया है। जानवरों में परीक्षण के दौरान इम्यून सिस्टम के सफल परिणाम मिले हैं, इसलिए अब
इंसानों पर उसका परीक्षण किया जाएगा। हमारे पास चिकनगुनिया, जीका वायरस आदि की वैक्सीन बनाने का अनुभव है, जिसका बखूबी इस्तेमाल कोरोना काल में किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि अगर भारत सरकार या भारत में अगर कोई नई वैक्सीन बनती है या कोई नई रेमेडी बनती है तो उसको मंजूरी कौन प्रदान करता है? मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसे अंतिम रूप से मंजूरी कौन सी संस्था प्रदान करती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। और इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन मंगलमय हो।